हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। हम लोग ब्रांचेस ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी देख रहे हैं, जिसके अंदर एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये तीन ब्रांचेस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा है, अभी हम लोग ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी को या हमारे कंट्री को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटरैक्ट करना या ग्लोबल इकोनॉमी के साथ जोड़ना, इसको ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। अभी किस तरीके से हम लोग अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ जोड़ सकते हैं, तो इसमें दो चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक है ट्रांसपोर्ट और दूसरा है कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट की वजह से एक इंसान दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में इजीली जा सकता है, और कम्युनिकेशन की वजह से भी हम लोग दुनिया के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरी दुनिया जो है वो नजदीक आ चुकी है और एक दूसरे के साथ ट्रेड करना काफी ज्यादा इजी हो चुका है, तो उसको ग्लोबलाइजेशन बोला जाता है। ग्लोबलाइजेशन जो है, इसका दो मेन फोकस होता है, एक तो फॉरेन ट्रेड और दूसरा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मतलब ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड एकदम इजी हो चुका है। दुनिया भर में किसी भी कंट्री के साथ हम लोग इजीली ट्रेड कर सकते हैं। और दूसरा है, हम लोग को अगर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है तो वो भी हम लोग दूसरे कंट्री से ले सकते हैं, या फिर हमको अगर किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना है तो वो भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये दो मेन फोकस है ग्लोबलाइजेशन की, कि जहाँ पे फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उसको ग्रो करना। तो इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन की वजह से पूरा वर्ल्ड जो है बॉर्डरलेस हो चुका है, यहाँ पे कोई भी बाउंड्रीज नहीं है। हम लोग किसी के साथ भी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, कहीं से भी इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं ग्लोबलाइजेशन के फीचर्स क्या है। तो सबसे पहला फीचर है रिडक्शन ऑफ कस्टम्स ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी मतलब जब हम लोग कोई भी चीजें दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में इंपोर्ट करते हैं, तो अपने कंट्री में जब वो गुड्स एंट्री करते हैं तभी कुछ एक टैक्स भरना पड़ता है, उसको कस्टम ड्यूटी बोला जाता है। तो पहले अगर हम लोग देखेंगे तो कस्टम ड्यूटी बहुत ज्यादा हेवी हुआ करती थी। मतलब ऑलमोस्ट 150% हुआ करती थी। मतलब 100 रुपए की चीज अगर हम लोग खरीदते थे तो उसके ऊपर 150 रुपया कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ता था या टैक्स पे करना पड़ता था। लेकिन 1995 के बाद में ये कस्टम ड्यूटी जो थोड़ी कम हो चुकी है। 1995 में ये कस्टम ड्यूटी जो था वो 40% हुआ, और फिर बाद में उसको 10% तक लाया गया। तो ये एक सबसे बड़ा फायदा हुआ है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, कि कस्टम ड्यूटी जो है काफी ज्यादा कम हो चुकी है। दूसरा है, यहाँ पे इंपोर्ट के ऊपर क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को भी कम किया है। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या? कोटा सिस्टम। ना कोटा सिस्टम मतलब क्या, कि पहले हर एक चीज को इंपोर्ट करने के लिए एक लिमिट लगाया जाता था कि इतना ही क्वांटिटी आप लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। फिर बाद में ये जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, उसके अंदर ग्लोबलाइजेशन के अंदर ये कोटा सिस्टम जो है उसको कम कर दिया गया है, जिसके वजह से ज्यादा ज्यादा चीजों को हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी ये गुड्स को इंपोर्ट करने के पीछे का पर्पस क्या होता है? तो गुड्स को इंपोर्ट करने की वजह से क्या होता है कि अच्छे क्वालिटी का रॉ मटेरियल हम लोग इंपोर्ट कर पाते हैं। तो इस तरीके से कस्टम ड्यूटी कम होने की वजह से और कोटा सिस्टम जो है इसको रिड्यूस करने की वजह से हम लोग अच्छे क्वालिटी के रॉ मटेरियल जो है दूसरे कंट्री से इंपोर्ट कर पाते हैं, और उसके वजह से अच्छे क्वालिटी के गुड्स बना के कस्टमर को दे पाते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। प्लस यहाँ पे कस्टमर जो है सेटिस्फाइड होते हैं और हमारा बिजनेस जो है मार्केट में कंपटीशन भी फेस कर पाता है। तो इस तरीके से कस्टम ड्यूटीज और कोटा जो है वो कम करने की वजह से हमारे बिजनेस को यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है। दूसरा है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। नाउ फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एफडीआई बोला जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब बिजनेस करने के लिए हम लोग को जो भी कैपिटल की जरूरत है वो हम लोग फॉरेन कंट्री से ला सकते हैं, उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। सो ग्लोबलाइजेशन की वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को पूरी तरीके से लिबरलाइज कर दिया या आजादी कर दी। अगर किसी भी बिजनेसमैन को कैपिटल चाहिए तो फॉरेन कंट्री से इजीली ला सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज है, जैसे होटल है, एडवर्टाइजिंग है, टूरिज्म है, एक्सपोर्ट है। ये इंडस्ट्रीज के अंदर 100% एफडीआई अलाउड है। मतलब इनको पूरा का पूरा कैपिटल जो है वो दूसरे देशों से लाने का फ्रीडम है। फिर कुछ ऐसे भी इंडस्ट्रीज है जहां पे कुछ लिमिट तक पैसा जो है वो फॉरेन कंट्री से लाने का परमिशन है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन वगैरह है, बैंकिंग सेक्टर वगैरह है, इंश्योरेंस वगैरह है। ये लोग भी क्या कर सकते हैं, दूसरे कंट्री के पास से इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए पूरी तरीके से आजादी दी गई थी। तो इस फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से क्या हो रहा था कि बहुत सारे फॉरेन फर्म जो है वो इंडियन फर्म्स के साथ टाई अप कर रहे थे, या फिर वो अपनी सब्सिडियरी इंडिया में सेटअप कर रहे थे। सब्सिडी मतलब अपने ब्रांचेस वगैरह जो है इंडिया में सेटअप कर रहे थे, बिकॉज वो इंडियन फर्म्स को कैपिटल प्रोवाइड कर रहे थे, और कैपिटल प्रोवाइड करने की वजह से उनका इंडिया के अंदर एंट्री हो रहा था।
नाउ ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्या फायदा होता है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारी बिजनेसेस जो है वो फॉरेन के बिजनेसेस के साथ टाई अप कर रहे हैं, जिसके वजह से हम लोग को कैपिटल इनफ्लो हो रहा है। कैपिटल इनफ्लो मतलब हमारे देश में कैपिटल आ रहा है और वो कैपिटल को हम लोग अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए और मॉडर्नाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा, टाई अप करने की वजह से क्या हो रहा है कि जिस भी फॉरेन कंपनी के साथ हम लोग टाई अप कर रहे हैं, वो फॉरेन कंपनी क्या करती है, हमारे एम्प्लॉयज को प्रॉपर ट्रेनिंग देती है, उनका स्किल डेवलपमेंट करती है। और जितना हम लोग एम्प्लॉयज को प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, उतना उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और उसकी वजह से हमारे बिजनेस का भी ग्रोथ होगा। और तीसरी चीज है कि हम लोग जब किसी फॉरेन कंपनी के साथ टाई अप करते हैं, उसके वजह से वो हम लोग को अच्छी टेक्नोलॉजी भी देते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी हो रही है कि फॉरेन कंपनी से इंडियन कंपनीज के अंदर टेक्नोलॉजी आ रही है। और ये तीनों भी चीजें जो होती है वो बिजनेस के लिए काफी ज्यादा फेवरेबल होती है। एक तो हमको कैपिटल मिल रहा है, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग मिल रहा है और तीसरी है टेक्नोलॉजी मिल रही है। तो इसकी वजह से भी इंडिया में बिजनेसेस जो है बढ़ रहे थे। और ग्लोबलाइजेशन का लास्ट फीचर है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, जिसको फेमा 1999 बोला जाता है। नाउ फेमा जो है वो फॉरेन एक्सचेंज के रिलेटेड होता है। फेमा का पहले नाम हुआ करता था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973, मतलब जिसको फेरा बोला जाता था। फिर बाद में 1999 में उनका नाम चेंज करके उसको फेमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया। नाउ फेमा की वजह से फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन जो काफी ज्यादा इजी हो चुके हैं। अभी ये कौन से ट्रांजैक्शन इजी हो चुके हैं, तो सबसे पहले है इंडियन कंपनी जो है वो अब्रॉड से अपना फंड जो है रेज कर सकते हैं, मतलब दूसरे कंट्री से अपना कैपिटल ला सकते हैं। और दूसरा चीज है, किसी भी एनआरआई को अगर इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी परचेस करनी है, या किसी भी इंडियन को अगर फॉरेन कंट्री के अंदर या अब्रॉड के अंदर प्रॉपर्टी परचेस करनी है, तो फेमा की वजह से वो काफी ज्यादा इजी हो चुका है। तो इस तरीके से फेमा जो है फॉरेन एक्सचेंज के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ग्लोबलाइजेशन का भी हमारे यहाँ पे बिजनेस के ऊपर काफी ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्लोबलाइजेशन। ये मेरी यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड ऑल्सो रिकमेंड माय चैनल टू योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।